एक प्रश्न है कि हमें पता है कि क्रोध बुरा है या पढ़ना अच्छा होता है या अच्छा व्यवहार करना चाहिए या और भी जो कुछ आप समझाते हैं, समझ में आने के बाद भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? या जो गलत है वह हमसे क्यों होता है और जो सही है वो हमसे क्यों नहीं होता? देखो, तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि समझ भी दो तरह की होती है। एक समझ जो सिर्फ प्रतीत होती है, एपरेंटली मालूम पड़ती है कि समझ है। हमारे पास समझ का एक मशीन है, बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम किसी भी चीज़ को लॉजिकली समझ सकते हैं। अगर ठीक तर्कयुक्त विचार प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी तर्क जिसमें कोई भी तर्क की भूल ना हो तो बुद्धि समझ लेती है कि ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बुद्धि की समझ से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटा हिस्सा है व्यक्तित्व का, और व्यक्तित्व बहुत बड़ी बात है। और बुद्धि जिसे समझ लेती है उसका यह अर्थ नहीं कि तुम उसे समझ गए, क्योंकि समझ तब होती है जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे नौगुनी ताकत का अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। मैं तुम्हें समझाया कि क्रोध बुरा है, तुम्हारी समझ में आ भी गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं है। उस बुद्धि के पीछे जो नौगुना ताकत वाली बुद्धि है, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ लो कि तुम एक मकान में रहते हो, दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया ही नहीं है, और जब भी दरवाजे पर कोई उपद्रव होता है तो वह घर के भीतर जो मालिक रहता है वह बंदूक लेकर दरवाजे पर आकर उपद्रव करता है। और जब भी कोई समझाने आता है तो उस पहरेदार को पकड़कर समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। तो पहरेदार कहता है कि मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूँ कि जब उपद्रव होता है तो वह मालिक भीतर से आता है, भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, पर क्या करूँ? मगर यह समझाने वाले को पता नहीं कि जिसको वह समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया ही नहीं, और जिसने उपद्रव किया है इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वह मालिक बंदूक लेकर आता है तब यह पहरेदार हाथ पैर जोड़कर, सिर झुकाकर उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वह मालिक है। और जब वह चला जाता है तब पहरेदार अपनी कुर्सी पर बैठकर पछताता है और सोचता है कि बहुत गलत हुआ, क्रोध होना नहीं चाहिए। तुम भी वही हो। क्रोध होने के बाद तुम पछताते हो। तुम वही पहरेदार हो। तुम जिस बुद्धि से समझ रहे हो वह 10% है, बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड है। तुम्हारे जीवन का सारा उपद्रव उसी 90% से आता है। जब तुम्हारे भीतर इमोशन पैदा होते हैं तो वे उन 90% से आते हैं। और जब तुम मेरे ऑडियो सुनते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो वह एक हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। तुम उसे सुनकर, पढ़कर रख देते हो, समझ भी आ जाता है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस समझ से कुछ नहीं होता। जब वे भीतर के 90% इमोशन से भरते हैं तब इस 10% की कोई ताकत नहीं होती। वे इसको एक तरफ हटाकर बाहर आ जाते हैं। इसके जिम्मे में एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करे, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करे। यह जो 10% मन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान रहे कि मन एक सर्किल है और हमारी बुद्धि उसके सरकमफेरेंस पर है। सरकमफेरेंस पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है।
जिसको हम बुद्धि कहते हैं वह हमारी सरकमफेरेंस है। वह घर के बाहर का बरामदा है, वहाँ कोई खजाना नहीं रखता। खजाना तो उस तिजोरी में दबे होते हैं जो घर का भीतरी अंतरंग हिस्सा होता है। तो हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हो, इसी बुद्धि से सुनते हो, इसी बुद्धि से समझते हो। अब समझ आ गया होगा कि हमें लगता है कि समझ में आ गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो होती नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और इस समझ से एक और उपद्रव शुरू हो जाता है। वह उपद्रव यह होता है कि अब हम दो भागों में बंट जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ और करना चाहते हैं। वह कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप और डिप्रेशन और हीनता मन को पकड़ती है और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। शायद अब समझ आ रहा हो, पर अगर अब भी नहीं आए तो एक और एग्जाम्पल लो। जैसे कोई कहे कि अगर पेड़ को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते हैं और भोजन पत्तियां बनाती हैं। हम जाकर पेड़ के पत्तों पर जल छिड़क आएं, फिर फूल ना आए तो हम कहेंगे कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए। जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था, या फिर हमने जो जल छिड़का वह जल न था, वो खराब जल था। स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा कि फूल तो नहीं आए। लेकिन जिसने कहा था पेड़ को जड़ मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। यह मजे की बात है कि पेड़ के पत्ते को तुम जल दो तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दो तो पत्ते तक पहुंच जाता है, क्योंकि पत्तों के पास कोई मशीन नहीं है कि जल को रूट तक पहुंचा दे। लेकिन जड़ों के पास मशीन है। जड़ें सेंटर है पेड़ की, पत्ते तो सरकमफेरेंस है। इसलिए पत्ते रहें कि गिर जाएं नॉन इसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाएं तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो दो बात समझ लो। एक तो यह कि जिसको तुम समझ कहते हो वह केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक वह जाती ही नहीं और इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करें? वह समझ कैसे लाएं जो समझ जड़ों तक जाए? हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही बुद्धि से है, बाहर वाले माइंड से। केमिस्ट्री सीखते हो इसी बुद्धि से, फिजिक्स सीखते हो इसी बुद्धि से। काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि तुम्हारे भीतर के सेंटर में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई अपोजिट केमिस्ट्री नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। तुम्हारे इनर मोस्ट सेंटर का अगर अपना कोई केमिस्ट्री होता तो तुम्हारी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाता। लेकिन उसके पास कोई केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए तुम स्कूल में केमिस्ट्री सीख लेते हो, भीतर से कोई विरोध नहीं होता। तुम सोडियम को Na लिखते हो, भीतर कोई कहने वाला नहीं कि सोडियम SO होता है। अगर भीतर का मन कहने लगता कि सोडियम SO होता है तो तुम परेशान हो जाते। इसलिए हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तुम समझ लेते हो। न पढ़ाए तो नहीं समझोगे। लेकिन तुम्हें क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप क्रोध सीख लोगे। अगर हम एक बच्चे को केमिस्ट्री न सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो केमिस्ट्री सीख ले। लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स, गुस्सा, काम, मोह, अहंकार आदि सिखाने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में भेज दो तो भी वह सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं है, वह सबकॉन्शियस माइंड से आएगा।
तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी में जो चीज भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हो तुम। जो भीतर से नहीं आती, बाहर की है, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। तुम कोई भी भाषा सीख लेते हो, वह ऊपर का काम है, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तुम्हें जो शिक्षा देते हैं, मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेंड कर देते हैं। कठिनाई तब शुरू होती है जब तुम जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हो, तब भी इसी ऊपरी हिस्से का प्रयोग करते हो। बस यही अड़चन हो जाती है। सोचते हो क्रोध ना करूं, या तुम उसी हिस्से से सीखते हो जिससे गणित सीखा था। यह क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की खोज है, और क्रोध अगर किसी की खोज है तो वह नेचर की है, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है और काम नहीं होता। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसका प्रोसेस है जो अभी बताऊंगा। पर ध्यान रहे कि यदि तुम बार बार उस घर पर अच्छे समझाने वाले को भेजो, हो सकता है परेशान होकर गेटकीपर मना भी कर दे, पर तुम हारना नहीं, बार बार भेजना। कभी तो गेटकीपर सोएगा, या कभी तो मालिक से मुलाकात होगी। और जब मालिक से मुलाकात होगी और जब मालिक को समझ में आ जाएगा कि गुस्सा नहीं करना है, तब जो रिएक्शन होगा वो सबकॉन्शियस माइंड से होगा। और ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी भीतर की ऊर्जा होती हैं, जिन्हें सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। अगर इन्हें तुम ढंग से नियंत्रित नहीं किए या नहीं किया गया तो ये तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अवचेतन मस्तिष्क से कुछ महत्वपूर्ण बातों को गहराई से उतारना होगा। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट दे रहा हूं। पहला, एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे भीतर क्रोध या कोई भी निगेटिव इमोशंस हैं। बिना स्वीकार किए किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सी भावना तुम्हें नियंत्रित कर रही है, कौन सी भावना तुम्हें कंट्रोल कर रही है। जब भी क्रोध या कोई नकारात्मक भावना आए, तुरंत उसे पहचानो और उसके प्रति सचेत हो जाओ। थर्ड, ऑब्जर्विंग एंड रीडायरेक्टिंग इमोशंस। जब तुम किसी भावना से ग्रस्त होते हो तो उसे बिना किसी निर्णय के देखने का प्रयास करो। इसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखो, न कि अपनी पहचान के रूप में। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध, दुख या निराशा है तो उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। चौथा, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास बहुत प्रभावी होता है। ध्यान करते समय तुम अपनी श्वास पर, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। आत्मचिंतन के दौरान तुम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखो। पांचवा, पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन एंड नरिशिंग थॉट्स। सकारात्मक स्व प्रेरणा भी एक शक्तिशाली तरीका है। तुम खुद से बार बार कह सकते हो कि मैं शांत और स्थिर हो रहा हूं, मैं शांत और स्थिर हूं। इसे हर सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले दोहराओ। धीरे धीरे यह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। छठवां, पेशेंस और रिपीटिशन। जो भी बातें तुम अवचेतन मस्तिष्क में उतारना चाहते हो, उन्हें रोजाना दोहराओ। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें क्रोध आता है तो तुम एक नियम बना लो कि जब भी गुस्सा आएगा तुम पहले 5 गहरी सांसें लोगे,
और फिर कोई रिएक्शन दोगे। और लास्ट, पेशेंस। इमोशन कंट्रोल करना एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है। इसे समय और अभ्यास के साथ सुधारो, धैर्य रखो और खुद पर विश्वास करो कि तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। तो सच में तुम कर सकते हो। आज बस इतना ही।